समय के साथ जिसने अपने आप को बदल लिया उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहावत तो बहुत पुरानी है, लेकिन विश्वास सरन न सिर्फ समय के साथ साथ चले बल्कि उसे भी अपने मुताबिक ढाल लिया। आगरा के जाने माने एजुकेशनिस्ट और बिजनेसमैन विश्वास सरन ने आगरा में अपनी अलग पहचान बना ली है। सी इम्पैक्ट ग्रुप की शुरुआत करने वाले विश्वास सरन को जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर चुनौती को सफलता की सीढ़ी बनाकर उन्होंने एक मुकाम हासिल कर लिया है। आपकी मेहनत की बदौलत ही सी इम्पैक्ट ग्रुप आज एजुकेशन सेक्टर में बुलंदी के साथ मौजूद है। छात्रों को सिर्फ फाइनेंस एजुकेशन देने के लिए विश्वास सरन निरंतर प्रयास कर रहे हैं और उनकी मेहनत काफी रंग भी लाई है। बुलंद सोच रखने वाले विश्वास सरन कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य भी हैं। इतना ही नहीं, विश्वास सरन ने अपने सामाजिक दायित्व को भी बखूबी समझा है। कई सामाजिक संगठनों से जुड़कर सामाजिक विकास में योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुशल उद्यमी और एजुकेशनिस्ट विश्वास सरन को विश्वास है कि वो उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी को अपने संस्थान के जरिए एक सही दिशा दे पाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्वेल्स ऑफ यूपी में। मैं हूं अभिनव शाह। इस खास शो में हम बात करेंगे ऐसी चुनिंदा शख्सियतों से और खासकर उद्यमियों से जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और बुलंद इरादों की बदौलत कामयाबी का सफर तय किया है। उत्तर प्रदेश के ऐसे ही चुनिंदा एंटरप्रेन्योर से जानेंगे उनकी सफलता का राज। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं आगरा के जाने माने एजुकेशनिस्ट और सी इम्पैक्ट ग्रुप के चेयरमैन विश्वास सरन श्रीवास्तव जी। बहुत स्वागत है आपका विश्वास जी। थैंक यू। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सी इम्पैक्ट ग्रुप को शुरू करने के पीछे आपका क्या मोटो है, क्या मकसद था? सी इम्पैक्ट ग्रुप की स्थापना मैंने 1994 में एक विजन के साथ की थी कि हमें जो भविष्य में रोजगार की अपॉर्चुनिटी अपने लिए और अपने युवा साथियों के लिए पैदा करनी है, उसके लिए हमारे को एक ऐसा उद्योग स्थापित करना था जो कि रिसेशन फ्री हो। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेशन के चलते लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, तो एज ए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आई हैव वर्कड ऑन इट और आई डिसाइडेड दैट आई विल नॉट डू अ जॉब अंडर एनीबॉडी and I will create an opportunity and I will create a platform where I can provide job to others. सबसे बड़ी बात आपने एजुकेशन की है, तो कितना जरूरी मानते हैं आप एजुकेशन को किसी भी यूथ की जिंदगी में, किसी भी आम इंसान की जिंदगी में? मेरा मानना यह है कि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो जीवन पर्यंत व्यक्ति विशेष के साथ रहती है। उदाहरण के तौर पे चाहे आप सुनामी का कहर लें चेन्नई में, या भूकंप देश विदेशों में आते रहते हैं, पूरे के पूरे शहर तबाह हो जाते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। हर व्यक्ति एक ही स्टेज पे खड़ा होता है जिसके हाथ में कुछ नहीं होता, लेकिन जो एजुकेटेड होता है वो अपने आप को रीस्टैब्लिश कर लेता है। रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में वही व्यक्ति बहुत आगे निकलता है जिसके पास एजुकेशन होती है। आपके ग्रुप में वैरायटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इसके पीछे क्या मकसद था कि अलग अलग आप सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग में भी, आप टीचर ट्रेनिंग में भी, आप एजुकेशन में भी हैं, आप कंसल्टेंसी भी हैं, तो इसके पीछे क्या अलग अलग कोई उद्देश्य था या फिर कोई सिर्फ एजुकेशन देना ही, या कोई पर्टिकुलर मोटो था इसके पीछे? अभिनव जी, होता क्या है कि जब हमने इसको शुरू किया था, कहते हैं कि लोग जुड़ते चले गए, कारवां बनता चला गया। जब मैंने इसको स्टार्ट किया था 1994 में, आई वॉज अ यंग लैड ऑफ 22 ईयर्स ओल्ड और मेरे पास एक 5,000 रुपए की पूंजी थी। उस 5,000 रुपए की पूंजी से मैंने प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो कि एक भारत सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी बेरोजगार युवकों के लिए जो कि क्वालिफाइड है, एक योजना है जिसमें वो 1 लाख का लोन देते हैं, जिसमें मार्जिन 5,000 रुपए का 5% का होता था। उसमें मैंने एक लोन प्राप्त किया और उससे मैंने इसके एस्टैब्लिशमेंट को स्टार्ट किया। इन 1997 स्टेट ऑफ यूपी ने इनिशिएटिव लेते हुए एक लॉ पास किया और उस लॉ के अंडर में प्राइवेट पर्सन्स को नहीं, प्राइवेट ट्रस्ट को, प्राइवेट सोसाइटीज को परमिशन मिली कि दे कैन एस्टैब्लिश
दे आर कॉलेजेस बट विद द बाइंडिंग कि उनको अपने ही फंड्स कलेक्ट करके अपने ही रिसोर्सेज से कॉलेजों को स्टैब्लिश करना पड़ेगा। आपने 1994 में सी इम्पैक्ट ग्रुप की शुरुआत की थी, तब उस दौरान आपको क्या परेशानियां मुश्किलें पैदा हुई कि जब एक नया इंस्टीट्यूशन शुरू करते हैं तो तमाम तरह की मुश्किलें आती हैं, तो उस दौर में कुछ कठिनाई आपको आई और कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा? कोई भी सफलता सहज नहीं मिलती और मेरा जो अनुभव है और मेरा मैसेज भी यूथ के लिए काफी कुछ यही रहेगा कि कभी भी किसी भी विषम परिस्थिति से मुंह मत मोड़िए। 1 लाख रुपए से हम कुल 3 कंप्यूटर खरीद पाए थे। उस 3 कंप्यूटर के लिए भी रेंटल प्रीमाइसेस नहीं था, तो एक टेम्परेरी जगह पे हम अपने इंस्टीट्यूट को रन करते थे। 3 साल तक रन करते रहे और हमने बैंक अपॉइंट किया जो फॉरेन से स्टूडेंट्स अफ्रीकन नेशन से आते थे जो आगरा के डिफरेंट डिग्री कॉलेजेस में पढ़ते थे। उनको मैं 2-2 महीने की फ्री क्लासेस देता था कि एक बार पढ़ के देखिए एंड अगर अच्छा लगे तो प्लीज एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मंथ यू कैन स्टडी कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कम्युनिटी हेल्थ सर्विस को लेकर भी आपके पास कुछ योजनाएं हैं, कुछ आपकी विजन है, तो वो क्या है जानना चाहेंगे? इसके पीछे जो मेरी भावना है, मेरे 5 बच्चे हैं, आई हैव 5 किड्स, 4 बेटे 1 बिटिया। मेरा सेकंड बेटा सेरेब्रल पाल्सी का पेशेंट है, ही इज ऑन बेड फ्रॉम लास्ट 13 इयर्स। उसके बाद भी मेरे एक बेटे के साथ एक एक्सीडेंट हुआ, ही ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज लेफ्ट आई, ही पोक अ नाइफ इनसाइड हिज आई। तो मुझको लगा कि आज मैं तो इतना सक्षम था कि उनको मैंने मेडिकल एड्स दी, सर्विसेज दी और मैं रूरल एरिया में कॉलेज चलाता हूं तो मैंने काफ़ी लोगों को हॉस्पिटल में आते देखा है और बेसिक एम्यूनिटीज भी उनको मुहैया नहीं होती। सरकारी मेडिकल हॉस्पिटल्स की भी यही कंडीशन है। तो जो कम्युनिटी हेल्थ के लिए मेरा पर्पस है, मेरे पास वेरियस ट्रस्ट है। अ पार्ट ऑफ माय एजुकेशनल ग्रुप आई हैव डिफरेंट ट्रस्ट जिसको हमने 12 और 80G में एग्जेम्प्ट करा रखा है, इनकम टैक्स से रजिस्टर्ड है बाकायदा। उसमें हम कम्युनिटी के लोगों से फंडिंग लेके कम्युनिटी के लोगों को ही सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे ताकि गरीब लोगों का ऑपरेशन है, आई कैंप्स है, मेडिकल कैंप्स है। फिर से आऊंगा टेक्निकल एजुकेशन पे। अभी भी देश में टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, क्या आप इसे सफिशिएंट मानते हैं? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो सराहनीय तो हैं पर संपूर्ण नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आज भी टेक्निकल एजुकेशन हमारे यहाँ लिबरल नहीं हो पाई है, सहज नहीं है, लोगों की रीच में नहीं है। बेसिकली जब तक ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल एनक्रोचमेंट सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस पे खत्म नहीं होगा तब तक ये प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशन बेटर टेक्निकल एजुकेशन और लो कॉस्ट में नहीं दे पाएंगे। बेसिक एजुकेशन आज के समय में सबसे बड़ी जरूरत है, बेसिक एजुकेशन। सरकार ने भी राइट टू एजुकेशन शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी गांव तक या शहर के कई ग्रामीण इलाकों तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है। तो ऐसे में सरकार की कमी कहां देखते हैं और आपके पास क्या कोई बेसिक एजुकेशन को लेकर योजनाएं हैं? देखिए, बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड मैं कॉलेज चला रहा हूँ, मैं BTC कोर्स मेरे यहाँ रन होता है और मैं बेसिक एजुकेशन टीचर्स प्रिपेयर करता हूँ और हमारे यहाँ से हर साल बेसिक एजुकेशन टीचर्स पास आउट होते हैं। इवन B.Ed के भी जो बच्चे पास आउट होते हैं, अब NCT ने एक टेस्ट बना दिया है, उस टेस्ट के थ्रू वो जाके प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं। मेरे पास जो प्लानिंग है, 2 क्वेश्चन आपने करे कि एक सरकार का प्रयास आपको कैसा लगता है। नेचुरली सरकार ने ये जो राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट बनाया बहुत अच्छा एक्ट है, पर इसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उन्हें खरबों रुपए की आवश्यकता है जो कि सरकार के पास नहीं है और विदाउट द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर ये पूरा नहीं हो सकता, विदाउट द हेल्प ऑफ पब्लिक ये पूरा नहीं हो सकता। एक जन आंदोलन की जरूरत है, एक मैसेज लोगों को देने की जरूरत है कि अ सिंगल रुपी कैन चेंज द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। पर उसे करेगा कौन? इसके लिए प्रभावी ढंग से ब्यूरोक्रेसी को सोचना होगा, पॉलिटिशियन को सोचना होगा, संसद को सोचना होगा और एक अपील ऐसे सशक्त माध्यम से करनी होगी। मुझे आज भी बचपन की वो चीजें याद हैं जब हम महात्मा गांधी वगैरह की मूवीज देखते थे या डॉक्यूमेंट्री देखते थे तो वो एक मैसेज देते थे, पूरा देश जुड़ जाता था। प्राइवेट इंडस्ट्री को, प्राइवेट एजुकेशन इंडस्ट्री को क्या चाहते हैं कि सरकार से ऐसी क्या सहूलियतें मिले कि वो इस
ओर और ज्यादा कदम बढ़ा सके और देश की भागीदारी में और ज्यादा योगदान दें? मेरा आपके माध्यम से सरकार से एक ही अपील मैं करना चाहूँगा कि हमारी एजुकेशन सेक्टर को या एजुकेशन इंडस्ट्री जो भी आप कहते हैं, एजुकेशन इज अ बिजनेस बट नॉन प्रॉफिट बिजनेस, इसमें ऑटोनॉमी हमें चाहिए, इसमें ब्यूरोक्रेसी की और गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। ऑटोनोमस स्टेटस जब तक कॉलेजेस को नहीं मिलेगा, ग्रेडिंग हर एक की क्वालिटी के हिसाब से हो। नेशनल एक्रेडिटेशन असेसमेंट काउंसिल भारत सरकार ने यूजीसी के अंडर में बनाई है, उसके आधार पर पूरे देश में एक रैंकिंग सिस्टम हो और 1 से लेके 1000 तक या 10,000 तक कॉलेजों की रैंक हो जाए। हम बात कर रहे हैं विश्वास सरन श्रीवास्तव से। विश्वास जी, हम जानना चाहेंगे कि आपका कोई रोल मॉडल है? आप किसे अपना रोल मॉडल मानते हैं और क्यों? मैं अपना रोल मॉडल अब्दुल कलाम जी को मानता हूं और इसलिए मानता हूं कि एक शख्स जो एक ग्रामीण परिवेश से निकल के आया और देश के सर्वोच्च वो वैज्ञानिक बने ज्ञान से, और उसी ज्ञान की बदौलत उन्होंने इस देश को ऐसा विज्ञान दिया कि आज हम शक्तिशाली से शक्तिशाली देश के सामने स्टैंड कर पाते हैं। वो हमें रेस्पेक्ट देता है, उन्हें ऐसे ही मिसाइल मैन नहीं कहा जाता। ऐसा कोई पल या घटना जो आपके लिए यादगार हो, एक अच्छा भी हो या बुरा भी हो, दोनों आप बता सकते हैं? पल यादगार एक अच्छा बताता हूँ, एक बुरा बताता हूँ, और दोनों का ही कारण बताता हूँ कि इसकी क्या वैल्यू रही मेरी जिंदगी में और इसने मुझे कैसे बदला। ईयर 2000 में मैंने एक नेशनल सेमिनार कराने की ठानी। तब मेरा बहुत छोटा इंस्टीट्यूट चलता था, 2 साल हुए थे आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलेट हुए। किसी एक शख्स ने अपने कॉलेज में किसी एक राज्य स्तर के मंत्री को बुलाया था, मैं गया, उन्होंने मुझे आमंत्रित भी किया गया था। मैं जब उनके यहाँ गया तो इनविटेशन कार्ड से एंट्री थी। अनलकीली मैं वो कार्ड भूल गया ऑफिस में। जब मैं गया तो उन्होंने मेरे को वहां पे एंट्री देने में दिक्कत करी। उसके बाद में जब गया तो उन्होंने बड़े कैजुअल तरीके से उस चीज को लिया। मैंने कहा कि भाई आपके गार्ड वार्ड ने हमें रोक लिया, तो उसने एक बड़े स्वाभिमान पे हमारे चोट कर दी। उसने कहा भाई आप इतने बड़े बनते हैं, जो आप बड़े वीआईपी को बुलाना, तब आपको पता चलेगा कि कैसे अरेंजमेंट होता है। आपको पता नहीं है, राज्य मंत्री आए हुए थे और कितनी परेशानियां होती हैं। वो तो हमारे संबंध है, इसलिए हमने बुलाया। तो मैंने जीवन में एक ही चीज सीखी कि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते, अपने स्वाभिमान से अगर आपको कोई सरोकार नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने अपना एक नेशनल सेमिनार प्लान किया और देश के सर्वोच्च पद पे आसीन रहे व्यक्ति माननीय श्री स्वर्गीय हो चुके हैं चंद्रशेखर जी, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, मैं उनको पूरे 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के लिए अपने संस्थान में लेके आया। वो मेरे जीवन का सबसे पहला सबसे बड़ा कदम था, जो कि मेरे लिए यादगार हुआ। दूसरा पल एक यादगार दुर्घटना का है। मैं जब संस्थान अपना बना रहा था सन 2002 में, तो मेरी बिल्डिंग एक 10,000 फुट बिल्डिंग बन चुकी थी। मेरे एक आर्किटेक्ट थे, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, उन्होंने कुछ वेंटिलेशन या बिल्डिंग आर्किटेक्चर में कहीं कोई दिक्कत थी, तो एक आंधी तूफान आया जबरदस्त और 10,000 फुट बिल्डिंग मेरी पूरी गिर गई। मेरा इंस्पेक्शन ड्यू था, 2 ब्लॉक बन रहे थे, एक ब्लॉक मेरा अंडर कंस्ट्रक्शन था, एक ब्लॉक ये मेरा टोटली वैनिश हो गया। मैं जब सवेरे पहुंचा वहां पर तो मैंने भगवान को ये धन्यवाद दिया, अच्छा हुआ ये दिन में नहीं हुआ, दिन में होता तो अगर मजदूर मर जाते तो क्या होता। आपने जो किया प्रभु अच्छा किया, इसमें भी आप ही की भलाई थी। भविष्य के लिए आपकी क्या योजना है और कहां देखना चाहते हैं सी इम्पैक्ट ग्रुप को, और अपने इंस्टीट्यूशन को का दायरा कहां तक फैलाना चाहते हैं? सी इम्पैक्ट ग्रुप अब सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन का पार्ट नहीं है। पहले सी इम्पैक्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस था, आज से कुछ सालों पहले तक। 1997-98 में हमने कॉलेज एस्टेब्लिश किया। फिर मैंने अभी 4-5 साल पहले एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को टेक ओवर किया और सी इम्पैक्ट ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड का एस्टेब्लिशमेंट किया। इसी के अंडर में मैं अभी तक नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार साउथ ईस्ट एशिया में और इंडिया में कराता रहा हूँ। अभी मेरी पब्लिक इवेंट एक पिछले साल हमने 25 सितंबर को एक इंटरनेशनल सेमिनार कराया, जिसमें हम स्पीकर्स थाईलैंड से और अमेरिका से लेके आए और इट वाज अ वेरी ग्रेट शो, जिसमें हमने यंग मैनेजर्स को बताया कि ग्लोबल वर्ल्ड को कैसे मैनेजर्स की, कैसे फ्यूचर एमबीएस की जरूरत है।
उसके अलावा हम कई इवेंट्स भी कराते हैं. वी आर इनटू इवेंट मैनेजमेंट. रिसेंटली वी आर स्टार्टिंग आवर ऑफिस इन नोएडा एंड प्रोडक्शन हाउस इन बॉम्बे. हमारे साथ हैं विश्वास सरण श्रीवास्तव जी. विश्वास जी, ऐसा कोई ख्वाब जो अभी तक आप पूरा नहीं कर पाए हैं उसे पूरा करना चाहते हैं? ख्वाब मेरा अपनी कंपनी को देश और विदेश की उस सूची में शामिल कराना हो जिसमें 100 की गिनती में मेरी कंपनी की रैंकिंग हो कि हाँ, सी इम्पैक्ट ग्लोबल सर्विस लिमिटेड या सी इम्पैक्ट ग्रुप देश के उन चुनिंदा औद्योगिक या ऐसे घरानों में शामिल है जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया. मेरा मानना है कि हमारे देश में औद्योगिक घराने बहुत हैं, पर एक जो जज्बा चाहिए देश के लिए करने का, जैसे कि बिल गेट्स में या वॉरेन बफेट में, जो लोग विदेशों के जिन्होंने अपनी आधी या 3/4 संपत्ति चैरिटेबल संस्थाओं को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनों को या एड्स में काम करने वाली संस्थाओं को दान में दे दी है, उसका अभाव है. मैं वैसा पार्ट नहीं बनना चाहता. मेरा ख्वाब है कि मैं इस स्तर पर पहुंच सकूं जहां पर मैं चैरिटी भी 50% कर सकूं अपने प्रॉफिट की, ताकि मैं देश के बेहतरी के लिए, देश के निर्माण में, उसके विकसित होने में और उस पूरी जनसंख्या को आगे ले जाने में अपना पूर्ण सहयोग दे सकूं. आज आप जिस मुकाम पे हैं उस मुकाम पर आने की सफलता का राज क्या है और इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? इस सफलता का श्रेय मेरे जीवन में 2 व्यक्तियों को है. एक मेरी माँ को, श्रीमती मधुरा श्रीवास्तव, जिन्होंने बचपन से बड़ी एम्बिशंस मेरे प्रति रखी, और चाहे वो चाइल्डहुड हो, उस जमाने में जब लोगों के लिए वो चीज़ बहुत कठिन टास्क होती थी. मुझे बोर्डिंग तक में पढ़ाया. मंसूरी मॉडर्न पब्लिक स्कूल में मेरी चाइल्डहुड एजुकेशन हुई. देन आगरा में पॉल्स में मैं पढ़ा. मतलब शी गिव द बेस्ट. मेरे फादर से 17 साल अलग रहते हुए उन्होंने सारे मेरे साथ मेरे भाइयों की परवरिश आगरा में रह के सिर्फ इसलिए करी कि इनकी एजुकेशन डिस्टर्ब नहीं हो. एंड उन्हीं का जो बिजनेस स्किल्स थी, उनका इंटर कॉलेज के अंदर वो प्रिंसिपल थी, उसकी नौकरी को छोड़कर उन्होंने अपने पब्लिक स्कूल खोला, और सिर्फ इसलिए कि वो आगरा में हम लोगों के साथ रह सके. और आज जो भी एजुकेशन का और बिजनेस का एक्सपीरियंस मेरे पास आया, वो उन्हीं के साथ काम करके आया. दूसरा, जब 1994 में मेरी मैरिज हुई, दूसरा श्रेय मेरी पत्नी को है कि कई विषम परिस्थितियों के बावजूद, जैसा मैंने अभी जिक्र किया था कि मेरी पारिवारिक कंडीशन भी बच्चों की कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो सोशल लाइफ हो, इन एवरी पार्ट शी इज देयर विद मी. और उन्हीं की दोनों की बदौलत आज मैं इस मुकाम पर हूँ. आपका कोई पसंदीदा अभिनेता या कलाकार जिसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? पसंदीदा कलाकार तो कई हैं, पर हमेशा एक को चूज करना होता है. मेरे पसंदीदा कलाकार अमिताभ बच्चन हैं, जो कि उनके जुझारूपन की वजह से ज्यादा है. जीवन में जितने उतार चढ़ाव उन्होंने अपनी जिंदगी में देखे हैं, चूंकि वो एक अभिनेता है, पब्लिक फिगर है, उनके बारे में देश दुनिया सब जानती है. मेरे रोल मॉडल और पसंदीदा वो इसीलिए हैं कि कई बार जीवन में उतार चढ़ाव, चाहे वो उनके चोट लगी हो, चाहे वो फाइनेंशियल बैंकक्रप्ट हो गए हों, अ पार्ट ऑफ ऑल वो फैमिली जिस तरीके से स्टूड हुई और अपने आप को उन्होंने रीस्टैब्लिश किया, रिमार्केबल है. और उनकी जो एनर्जी है, दैट इज इंस्पायरिंग. सबसे आखिरी सवाल, और आज की जनता को और आज के यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज की जनता को और यूथ को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एजुकेशन पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो बेस्ट पार्ट है एजुकेशन. और कोशिश करें, अगर उनके अंदर क्षमता है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हों और अपने साथ कुछ लोगों को रोजगार दें. अगर क्षमता उस चीज़ की नहीं भी है तो वो अपने को कभी भी मॉरली डाउन ना फील करें, अपना कॉन्फिडेंस लूज ना होने दें, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस. क्योंकि बहुत सी जगह पर मैंने देखा है, करा है कि बच्चे पेपर में फेल हो गए, उन्होंने सुसाइड कर लिया या अटेम्प्ट कर लिया. ये सब गलत है. बिलीव इन योर सेल्फ. गॉड ने सबसे खूबसूरत चीज़ जिंदगी आपको दी है, जो एक बार मिलती है, और अगर आप उसको कैपिटलाइज करेंगे, उसको देखेंगे, और अगर जो विजन कलाम साहब का है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, या एजुकेशन के लिए जो हमारे देश में अभियान चला हुआ है, उसके तहत वो एक विकसित देश के अंदर बहुत खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं.
विश्वास जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, थैंक यू। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे ज्वेल्स ऑफ यूपी में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।